हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसका पार्ट 2 फर्स्ट वीडियो में बेसिक सब बता चुकी हूँ मैं। डिस्कवरीज या जो भी इसमें और होता है बेसिक पोर्शन वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब ये 12th का सेकंड चैप्टर है जो बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही आता है। इसकी वेटेज अच्छी है, 2-3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंजियम। इसमें सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। और इसका वन पार्ट जो होता है, मतलब इसकी यूनिट, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। ये स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर्स के अंदर डाईथीकस स्टेमन और एक होता है मोनोथीकस स्टेमन। डाईथीकस एंड मोनोथीकस। डाईथीकस मोनोथीकस स्टेमन का क्या मतलब है कि डाईथीकस स्टेमन, एक स्टेमन का अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इस तरीके से, तो इसमें ये एंथर, ये फिलामेंट, और फिलामेंट जिस पॉइंट से एंथर से जुड़ा हुआ है वो इसका कहलाएगा कनेक्टिव। एनसीईआरटी में ये कनेक्टिव इन्होंने नहीं दे रखा है, केवल 2 ही पार्ट बता रखे हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एंथर है 2 लोब, अगर इसमें 2 लोब्स हैं तब तो डाईथीकस स्टेमन। और एंथर अगर मान लिया जैसे मैं इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर है ये, तो ये इसमें एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। एंथर हैज़ ओनली 1 लोब कॉल्ड मोनोथीकस स्टेमन। तो यहाँ पर ये जो है फैमिली मालवेसी हिबिस्कस का फ्लावर सभी को मालूम है, जिसको चाइना शू फ्लावर, चाइना रोज भी बोलते हैं। फैमिली मालवेसी का है। फैमिली मालवेसी में जो भिंडी है, ओकरा बोलते हैं जिसको, हिबिस्कस एस्कुलेंटस, या अब इसका न्यू नेम हो गया है एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस। तो वो भी इसी के अंदर है, मतलब मालवेसी फैमिली का ही है। उसमें भी स्टेमन कैसे होते हैं? मोनोथीकस। पर और मोस्ट जो फैमिलीज़ हैं, जैसे मान लीजिए तुम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो स्टडी करते हैं ज़्यादातर ब्रेसिका की करते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस मस्टर्ड फैमिली, इसमें क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अदर फैमिली कोई सी भी फैमिली ले लो, सब फैमिली पेपिलिनियोटी जिसको फैबेसी भी बोलते हैं। तो सबके अंदर, सबके फ्लावर में देखोगे एंथर कैसे होते हैं? डाईथीकस। जब हम डाईथीकस स्टेमन का हम सेक्शन काट रहे हैं, मतलब इस तरीके से सेक्शन काटेंगे इसका, ये, तो इसमें एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक एंथर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये तो दोनों एंथर लोब में कितनी हो गई? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब हम इसका सेक्शन यहाँ से काटेंगे, इसका सेक्शन हमने काटा, तो इसमें एक ही एंथर लोब है, तो कितनी होंगी? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एक्सेप्शन केस है, ये अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए हैं, आर्सीथोबियम। ये एक स्मॉल, मतलब स्मॉल है कह दो, एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट है, जिसके एक एंथर में, ये एक्सेप्शन केस है कि 1 एंथर हैज़ ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये मैंने कंपटीशन के हिसाब से बता दिया है। आर्सीथोबियम ये एक पैरासिटिक प्लांट है, स्मॉल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिसमें एक एंथर के अंदर होता है, ये भी डाईथीकस है, पर एक एंथर के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये तुम्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किस तरीके से एंथर, डाईथीकस और मोनोथीकस किसे कहोगे। अब यहाँ पर कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसी कोई बर्ड कंडीशन में है, मान ली ये फ्लावर की कोई बर्ड आई, तो बर्ड कंडीशन में जब इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स बन रहे होंगे, कि मान लिया एंड्रोशियम डेवलपमेंट ये चल रहा होगा, तो ये डेवलपमेंट की स्टेजेस है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जब तुम सेक्शन, बिल्कुल जिस समय डेवलपमेंट चल रहा है, कोई पार्ट है ही नहीं, केवल आउटर एपिडर्मिस है, और अंदर ये हेक्सागनल सेल्स होती हैं,
जिनको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। धीरे धीरे डेवलपमेंट में 4 कॉर्नर्स की एक एक सेल एनलार्ज हो गई है, इसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। 4 आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल हैं। आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल में अब यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ है, एक तो होता है डिवीज़न एंटीक्लिनल, एक होता है पेरिक्लिनल। तो यहाँ पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा और पेरिक्लिनल डिवीज़न से 2 सेल में ही डिवाइड होगा, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में अब 3 to 5 डिवीजन्स होंगे। 3 to 5 डिवीजन्स एंटीक्लिनल डिवीजन और पेरिक्लिनल दोनों होंगे। एंटीक्लिनल एक रो में होते हैं, पेरिक्लिनल टेंजेंशियल डिवाइड होता है। तो इसमें दोनों टाइप का डिवीज़न होगा। आउटर एपिडर्मिस है, इसमें प्राइमरी पेराइटल सेल से सबसे बाहर मतलब जो लेयर बनती हैं 3 लेयर यहाँ पर, ये इतना हिस्सा जो है वो पेराइटल का है। ठीक है, आउटर एंडोथीशियम 1 to 4 लेयर होती हैं, यहाँ पे 3 बना रखी है मैंने। ये मिडिल लेयर और जो अंदर इनर मोस्ट लेयर, मतलब यहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं इसे? इस इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टैपिटम। और माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में सिंपल ये माइटोसिस डिवीज़न हुआ और इसमें डिवीज़न से एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना, इसको माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, और एक सेल किसकी तरह एक्ट करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ये डिटेल वाले डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, उन्होंने एक सिंगल डायग्राम की लेयर को ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, इनका क्या फंक्शन है? तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं, पहले टैपिटम ही ले लो क्योंकि टैपिटम का अलग से बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल की जो सबसे अंदर की लेयर बनी है उसको बोलते हैं टैपिटम। और टैपिटम जो है ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, सिंपल सब ये सोचते हैं कि केवल ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव किसके टिश्यू है? अब तुम अंदर देख रहे हो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करके क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर। तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला ये कि न्यूट्रिशन मतलब हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। दूसरा चीज़ इसका ये होता है कि मतलब ये टैपिटम के 2 टाइप होते हैं, एक तो सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टैपिटम, और पहला फर्स्ट जो होता है वो नॉर्मल टैपिटम। नॉर्मल टैपिटम जो होता है सिंपल सेल्स, वो आफ्टर सम टाइम वो डिजनरेट हो जाती हैं, रेडियल वॉल डिजनरेट हो जाती हैं। पर जो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम है वो ही ये काम करता है सारा। और ग्लैंडुलर टैपिटम से एक और एंजाइम रिलीज होता है, इसका नाम है कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम, अब कैलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है कि जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब ये डिवाइड होगी तो ये बनाएगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये टेट्राड बहुत सारे टाइप के होते हैं, टेट्राहीड्रल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टी शेप्ड, मतलब लीनियर टेट्राड। तो सारे चारों के चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं। ये कैलेज एंजाइम यहाँ से रिलीज होगा। इनके बीच की जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट, ये वॉल है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट की वॉल है, इस कैलोज कार्बोहाइड्रेट को ये डिजनरेट करेगा, जिससे इससे 4 माइक्रोस्पोर्स, ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं वो सेपरेट होंगे। तो इसका एक फंक्शन टैपिटम का ये भी है। फर्स्ट तो ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, कैलेज एंजाइम ये रिलीज करेगा। और रिलीज का फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसकी वॉल बीच में जहाँ चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट की वॉल से, तो इसको यहाँ पर ये डिजनरेट करता है, इसको डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व भी कह सकते हो, डिसॉल्व करेगा, जिससे चारों के चारों माइक्रोस्पोर ये सेपरेट होंगे। थर्ड इसका फंक्शन है कि इट सिक्रीट यूबिक बॉडीज। यूबिक बॉडीज जो होती हैं ये लिपिड
एक टाइप की लिपिड बॉडीज होती हैं, और माइक्रोस्पोर जब बनता है तो इसकी आउटर वॉल एक्साइन है, तो ये यूबिक बॉडीज एक्साइन के ऊपर यहाँ पर एक सब्सटेंस, मतलब एक और इसकी वॉल को थिक करने के लिए एक यहाँ पर यूबिक बॉडीज स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन बनाती हैं, और स्पोरोपोलिनिन जो कि लिपिड की हैं, तो ये हाईली रेसिस्टेंट हैं टेम्परेचर से, यूवी रेज से, कोई भी एल्कली है, एसिड है, कुछ भी, बिल्कुल हॉट वाटर है, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर है, कितना भी इसके ऊपर डाल दो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, सबके लिए रेसिस्टेंट है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी क्यारी है और 50 साल से वो क्यारी एक जगह है, तो अगर तुम उसकी सॉइल को देखोगे और फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं तो पॉलन एज सच मिलेंगे, पॉलन के फॉसिल्स बन सकते हैं, ये स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। और एक फंक्शन इसका ये होता है कि ये सिक्रीट करता है या बनाता है पोलन किट। पोलन किट, पोलन किट जो है वो एक तरीके से ऑयली है, मतलब ऑयली का मतलब लिपिड नेचर की, प्लस इसमें कैरोटिनॉइड्स हैं, इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर हैं, उनमें उनके पोलन ग्रेन में ये स्पोरोपोलिनिन तो सभी में है, उसके सराउंड एक और लेयर होती है जो कि स्टिकी लेयर है, जो इंसेक्ट की बॉडी से, उनके एंटीना से, इंसेक्ट की बॉडी से, माउथ पार्ट से वो अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। तो पोलन किट, इसमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, ये भी हाईली रेसिस्टेंट है यूवी रेज से, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स और लिपिड हैं तो ये भी यूवी रेज से डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। तो एंटोमोफिलस फ्लावर में पोलन किट, नॉर्मल सारे फ्लावर में यूबिक बॉडीज, यूबिक बॉडीज से क्या बनेगा, स्पोरोपोलिनिन। 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेपिटम, राइट द फंक्शन ऑफ टेपिटम, तो वो मैंने तुम्हें इसमें बता दिया है। लास्ट डायग्राम में ये वाला एक मतलब ये सारे डायग्राम डेवलपमेंट के हैं, एक डायग्राम में हमने 1 माइक्रोस्पोरेंजियम को एनलार्ज कर दिया है, और ये पूरा का पूरा एंथर है कि जब ये कोई भी, मतलब ये मान लीजिए जैसे मैंने तुम्हें स्टेमन बनाया और ये मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने पर ये डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस का मैं वीडियो में डालूंगी आगे, तो ये डेहिसेंस होता है। तो ये डेहिसेंस मतलब कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसमें मैच्योर होने पर टेपिटम डीजनरेट, टेपिटम एक और ध्यान रखना, टेपिटम ये मतलब पॉलीप्लॉइडी भी शो करती है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है वो लगातार डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो पॉलीप्लॉइडी भी ये शो करता है टेपिटम। अब इसमें सब चीज़ मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती हैं, टेपिटम डीजनरेट हो गया, केवल एंडोथीशियम बचेगा। अब यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एक सेलुलोजिक लेयर है, मतलब ये सेलुलोजिक थिक वॉल्ड लेयर है, और सबसे बड़ा मेन इसका कैरेक्टर हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर लविंग, और मॉइस्चर लविंग होने की वजह से ये मॉइस्चर को, जब तक ये अपने यंग कंडीशन में है तो मॉइस्चर लविंग करके ये स्प्रेड रहती है, पर जैसे जैसे एंथर ये मैच्योर हुआ, यहाँ से ट्रांसपायरेशन से वाटर वेपर निकलने लगती हैं, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई लेयर, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने पर इनकी थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं जो डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, तो ये फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, और बस्ट होने से पोलन ग्रेन्स रिलीज। तो यहाँ पर डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। डेहिसेंस का देख सकते हो कि ये लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस है, कई बार इसमें इस तरीके से होता है, कई बार ये स्टोमियम सेल्स के थ्रू होता है, कई बार एपिकल पोर्स के थ्रू होता है, कई बार जो डेहिसेंस है वो ट्रांसवर्स होता है, यहाँ पर वॉल भी होते हैं इसमें, तो ट्रांसवर्स होता है, तो किसी भी तरीके के डेहिसेंस हो सकता है। जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट को पता होता है, इंसेक्ट वहाँ बैठे होते हैं और माउथ को उसी मतलब पोर पर रख के रखते हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन निकले, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को तो वो खा जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो उनका फूड है, वो उसको ले लेते हैं। अब इस वीडियो में बस मैं इतना ही डाल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में टोटल पूरा पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, पोलन एलर्जी में कौन कौन से फ्लावर हैं जो पोलन एलर्जी कॉज करते हैं, तो वो सारा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने ये डायग्राम भी सारे डाले हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना समझना, और किसी का भी कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और बाकी मैंने वीडियोस जो हैं, काफ़ी वीडियो 11th एंड 12th की ये वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो मेरे चैनल पे जाके उनको देखिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।